Explain when two enterprise, MTP June 24, when two enterprise will be considered as an associate enterprise. ठीक है. Examine the different circumstances when two enterprises are treated as deemed associate enterprise if X Inc. holds 30% equity shares in Y Limited as well as in Z Inc. ठीक है. X 30% दोनों में होल्ड कर रहा है. तो आपसे पूछा डज Y एंड Z कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट एंटरप्राइज, आपको जस्टिफाई करना है. तो यस, दे आर अंडर कॉमन, मतलब पर्सन हु इज होल्डिंग 26% और शेयर इन वन एंटरप्राइज इज ऑल्सो होल्डिंग 26% शेयर इन अदर एंटरप्राइज. सो दिस बोथ एंटरप्राइजेज विल बी कंसिडर्ड टू बी एसोसिएट, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92A सबसेक्शन 2. और आपको सारा लिस्ट बताना था, आपको सारा लिस्ट बताना कि आप कब कब एसोसिएट हो सकते हैं, एंटायर प्रोविजन. ठीक है. तो जितना आता है लिख कर आ जाएंगे आप. इसमें देखो इतना आर्म्स लेंथ प्राइस पूछा है. देखिए करिए. तो ये क्वेश्चन का मैं देख रहा था, ये कहाँ है क्वेश्चन. जून 23 न्यू सिलेबस. स्टेट विथ रीजंस वेदर ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. चलिए ट्राई करिए. मतलब नहीं, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सिवाय इन फेड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, in Fedrix Private Limited, Mumbai, 27% of the voting power was held by Bradley Limited UK with effect from 20th July 21. Fedrix Private Limited went for capital expansion and issued shares in January 22. 21-22 है, ये भी 21-22 है. उसने फ्रेश कैपिटल इशू किया थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. उसने फ्रेश कैपिटल इशू किया. ऑब्वियसली अगर फ्रेश कैपिटल इशू किया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के परसेंटेज कम हो जाएंगे. द वोटिंग पावर ऑफ दिस कंपनी ब्रेली लिमिटेड got reduced to 23% after the fresh issue of the shares by Fedrix Private Limited. ठीक है. Fedrix Private Limited का जो शेयर परसेंटेज है वो 23 चला गया. तो 26 से कम है, 26 से कम है तो वो एसोसिएट नहीं होगा. राइट. 26 से कम है तो वो एसोसिएट नहीं होगा. करेक्ट.
एट एनी टाइम कुछ था क्या? एट एनी टाइम कुछ था क्या? एट एनी टाइम अगर 26% होगा तो एसोसिएट होगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? वेदर इट एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यस, 22-23 में, 22-23 में एक बार इंस्टीट्यूट का मैं चेक कर लेता हूँ उन्होंने क्या दिया है। got reduced 23 if the share tenure was less than deemed to be in case of fraction of the year the shareholding was changed from April 1 to and there they were deemed associate enterprises। नहीं, आई थिंक दे हैव सॉल्व्ड 21-22 सोच के। ठीक है, ये लोग सॉल्व किया है 21-22 सोच के। देखो, ये लोग सॉल्व किया है 21-22 सोच के। लेकिन अगर आप तो आपसे पूछेगा कि 22-23 में क्या स्टेटस है, तो पूरे साल भर में उसका स्टेटस सेम था। पूरे साल भर में उसका स्टेटस 23% हो गया था, विच इज लेस देन 26, सो दे आर नॉट डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या लिखा देखो, वेयर व्हेन एंटरप्राइज होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटलीस्ट 26% वोटिंग पावर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द previous year. In the other enterprise, they are deemed associate. In this case, the UK company holds 27% voting power up to January 22. ठीक है, in this company. After the private placement, it got reduced to 23. If the shareholding at any time to the previous year was at least 26%, they are deemed to be this. तो ये लोग वैसे किया है। ठीक है, बट एक्चुअल में पूछा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। समझ गया? बोलिए। क्लाइव इंक ऑफ यूएसए हैज 60% वोटिंग राइट्स इन गोवर लिमिटेड ऑफ यूके। 60% है, तो क्लाइव का गोवर में 60% है। ठीक है, सिंस अप्रैल 20 गोवर हैज 40% राइट्स इन क्रो लिमिटेड ऑफ मुंबई। कितना परसेंट? 40%। तो इज क्लाइव इंक एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ क्रो लिमिटेड? क्या क्लाइव और क्रो आपस में एसोसिएटेड है? सर ये एसोसिएटेड है बिकॉज दे आर होल्डिंग 26% और मोर। क्लाइव इज एसोसिएटेड विद ये गोवर बिकॉज दे आर होल्डिंग 26% और मोर। बट क्या ये इनडायरेक्टली 26% और मोर होल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है सर, ये नहीं कर रहा है। ये 24% होल्ड कर रहा है। याद करो, 60% और 40%, ये 24% होल्ड कर रहा है, विच इज लेस देन 26%। सो इनडायरेक्टली क्लाइव इज नॉट होल्डिंग 26% और मोर इन ग्रोव लिमिटेड एंड हेंस दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा दोस्त, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। क्या पहले आप ये बताएंगे कि क्लाइव हैज 60% इन गोवर which is at least 26%. The company has 40% voting rights in Crow Limited. The relationship is that of A. But indirect voting rights of Clive in Crow Limited is 60% or 40%, which is 24%. Therefore, these both companies are not deemed to be associated enterprises. Kapil Limited Delhi is the exclusive wholesale distributor. ध्यान दें, कपिल दिल्ली एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है मेडिसिन का इंडिया में, ऑफ अ मेडिसिन इन इंडिया, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूके। वो यूके में बनता है, वो यूके में बन रहा है। तो तुम सोच, यूके में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेच रहा है, यूके में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेच रहा है। कपिल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट का कोई एक्सक्लूसिव होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब वो प्रोडक्ट खाली कौन बनाता है? कपिल बनाता है। ठीक है, और ये यूके में मैन्युफैक्चर कर रहा है ग्रेग लिमिटेड ऑफ यूके। द प्राइस एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय ग्रेग लिमिटेड। इसका जो प्राइस है, इसका जो पूरा का पूरा जो कंडीशंस है, ये ग्रेग लिमिटेड जो है डिसाइड करता है। देयर इज नो अदर रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब क्या हो रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनो। मैं इंडिया में मेडिसिन बेच रहा हूं जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय ग्रेग इन यूके। ठीक है, तो इंडिया के बाहर बन रहा है। ठीक है, इंडिया के बाहर बन रहा है, मैं उसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हूं इंडिया में। ठीक है, मैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हूं इस मेडिसिन का इंडिया में,
और ये मैन्युफैक्चर इंडिया के बाहर हो रहा है और इसकी प्राइस पूरी की पूरी ग्रेग डिसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये वो वाला चीज़ हो गया सर कि आपका मेजॉरिटी प्रोक्योरमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज से वेयर द प्राइस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाई द अदर एंटरप्राइज। तो डेफिनेटली इन दिस सिचुएशन यहाँ पर आप डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर यूके वाला बंदा दिल्ली में बेच रहा है और प्राइस भी डिसाइड कर रहा है एक एंटरप्राइज, प्राइस भी डिसाइड कर रहा है एक एंटरप्राइज। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, where the goods manufactured processed by one enterprise are sold to other enterprise and the conditions relating to are decided by the other enterprise, they are deemed to be the associated enterprise. Couple is the exclusive distributor of medicine manufactured by Greg of UK. The price is decided by Greg, therefore they are deemed to be associated enterprise. इसलिए एक दूसरे के associated माने जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी गाइज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वेर आर्म्स लेंथ प्राइस से सवाल नहीं आया लेकिन तुमको डायरेक्ट एसोसिएट एंटरप्राइज से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया सर। ठीक है, वैसे देखो जून 23 ओल्ड सिलेबस में भी क्वेश्चन आया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन लीड टू डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स। बताओ क्या इसमें डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज लगेगा? चलिए 1 2 3 4 केस है, 1 2 3 4 केस है, चारों का आंसर आराम आराम से पढ़िए और बताइए।
कैसा था, इजी क्वेश्चन था? हम्म। State whether following situation lead to deemed associated enterprise relationships or not. ए कंपनी लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, 30% शेयर होल्डिंग है बी कंपनी लिमिटेड में, 30% है, ठीक है। ए और बी तो एसोसिएटेड है भैया, 1 अप्रैल 20 से, ओके। बी लिमिटेड केम आउट विथ पब्लिक इशू, बी लिमिटेड पब्लिक इशू लाया होगा, पक्का इसका शेयर होल्डिंग कम होगा। अगस्त 22 में हुआ, किस में हुआ? अगस्त 22 में इसका हुआ, एंड पोस्ट दिस पब्लिक इशू द शेयर होल्डिंग गॉट रिड्यूस्ड टू 22%। तो अगर हम प्रीवियस ईयर 22-23 का बात करें, अगस्त में पब्लिक इशू आया ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना तो इसका 30% ही था। तो 22-23 में ए और बी एसोसिएट एंटरप्राइज है, बिकॉज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देयर ए वाज होल्डिंग 26% और मोर इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो टू एंटरप्राइज विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपको ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, if any time during the previous year, ये important था, one enterprise hold directly indirectly at least 26% of the voting power in the enterprise. In this company, in this case, a company holds more than 26% voting power till the public issue was coming, and therefore for financial year they are considered to be associated enterprise. They are considered to be associated enterprise. ठीक है। F company limited of UK, एक कंपनी है फॉरेन कंपनी यूके का, 10% शेयर होल्डिंग है जी कंपनी लिमिटेड में। कितना है? 10% शेयर होल्डिंग है जी कंपनी लिमिटेड इन मुंबई एज ऑन 1 अप्रैल 22। मोर देन 90% ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय जी कंपनी, यानी मुंबई में उसको 90% से ज्यादा रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो एफ कंपनी लिमिटेड सप्लाई करता है, ठीक है। 90% वाला क्लॉज याद होगा आपको, 90% वाला क्लॉज याद होगा कि 90% से ज्यादा वो उसको सप्लाई करता है। हाउएवर 1 दिसंबर से क्या हुआ? 1 दिसंबर से क्या हुआ, यानी मिड ऑफ द ईयर 1 दिसंबर से जी ने स्टॉप कर दिया परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम एफ कंपनी लिमिटेड फ्रॉम 1 दिसंबर, बीच में उसने स्टॉप कर दिया, नहीं लेना हमको उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? जनवरी 23 में इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस जी कंपनी वेंट इन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, उसको शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट करना पड़ा क्योंकि वो एक्सपेंशन करना है, उसको फंड चाहिए। अब क्या हुआ? एफ ने सब्सक्राइब कर दिया टू दिस शेयर्स इशूड बाय दिस कंपनी, एंड देयर बाय द शेयर होल्डिंग जो 10% था वो चला गया 27%। शेयर होल्डिंग क्या चला गया? 27%। तो बिट्स एंड पार्ट्स में आप देख रहे हो, इनिशियली जनवरी 1 दिसंबर 22 के पहले वो ऐसे एसोसिएटेड है बिकॉज दे आर प्रोक्योरिंग 90% मिनिमम रॉ मटेरियल, एंड फ्रॉम 1 दिसंबर 22 जी स्टॉप किया इन जनवरी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बिजनेस फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, उसने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिया उसको। तो सर यहां पर तो हमने पढ़ा था ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में भी अगर 26% मोर है तो क्या हो जाएगा? पूरे ईयर एसोसिएट माना जाएगा, ठीक है। टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ एनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वन एंटरप्राइज होल्ड्स at least 26%, in this case the time of supply of goods which was more than 90% of raw material required, there was no a relationship with FCO of UK. However, after stopping purchase of raw material, FCO increased the shareholding to 27%, hence they are AE for the previous year 22-23। क्योंकि वो 26% होल्ड कर रहा है तो इसलिए यहां पर वो एसोसिएट एंटरप्राइज 22-23 माना जाएगा। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो 90% वाले क्लॉज में एक चीज ध्यान देना, वो 90% वाले क्लॉज में यहां पे एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिखा है क्या? 90%।
यहां पे एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिखा है क्या? यहां नहीं लिखा है सर, बट ऊपर में लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भी अगर ये इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो ये ईयर के चक्कर में मत आना, आपको एसोसिएट एंटरप्राइज मानना पड़ेगा सर। आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू टू evaluate and to increase or to better your understanding. H company limited domestic company है, in which K limited a foreign company had 28% शेयर होल्डिंग। मेरे में फॉरेन कंपनी का 28% शेयर होल्डिंग है, मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ। रिड्यूस्ड इट्स शेयर होल्डिंग टू 20% इन जुलाई 22। ठीक है, जुलाई में मेरा शेयर होल्डिंग कम हो गया 2022 में। ठीक है, एच कंपनी लिमिटेड वेंट फॉर अ बैंक लोन ऑफ 50 करोड़ इन December 22 विच वॉज इट्स ओनली बोरोइंग। एच कंपनी ने क्या किया? एच कंपनी ने क्या किया? वेंट फॉर अ बैंक लोन फॉर 50 करोड़ विच वॉज इज ओनली बोरोइंग। ठीक है, एच ने बोरो किया 50 करोड़, के ने उसका गारंटी दिया फॉर द सेट बोरोइंग बाय एच कंपनी लिमिटेड। के ने 100% गारंटी एक तरीके से दे दिया, उसका 100% बोरोइंग का गारंटी दे दिया, जबकि 10% भी देता तो चलता। तो एसोसिएट हो गया ना, ये एसोसिएट हो गया। बोरोइंग्स याद है? बोरोइंग्स 10% अगर मैंने टोटल बोरोइंग्स का गारंटी दिया ना तो एसोसिएट हो चुके हम लोग। तो यहां पे कंपनी सेट टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ इट गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स। In this case, shareholding be at 28% for part of the year and got reduced to 20%. After that, borrowing was guaranteed by the foreign company. Therefore, their A is for assessment year 2024 since the shareholding was more than 26% for some time during the previous year. ठीक है, यहाँ पे दोनों रीजन है, दोनों रीजन की वजह से आप एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाओगे। बोलो क्लियर है? एम कंपनी लिमिटेड मुंबई बोरोड मनी फ्रॉम फॉरेन कंपनी ऑन 15 जुलाई। हमने बोरो किया, बोरिंग वॉज 60% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स। ज्यादा 51% होना चाहिए, बोरिंग कितना था? 51% से ज्यादा था मेरा। बेस्ड ऑन द बोरिंग एम कंपनी एक्सपैंडेड इट्स बिजनेस, उसने बिजनेस बढ़ाया और लोन जो है ये रिड्यूस हो गया 45%। अगेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 51% था। इफ one enterprise advances loan to another enterprise for which at least 51% of the book value of the other assets of the other enterprise, they are deemed to be associate enterprise. In this case, at the time of the borrowing, the amount of borrowing was 60%. The book value of the book value, the subsequent acquisition and loan getting reduced will not impact the situation, and therefore they are still deemed to be associate enterprise. भेजे में गया ठीक से? ठीक है, December 22 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है। इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे हो, हर टर्म में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एसोसिएट है कि नहीं है, एसोसिएट है कि नहीं है। हुँ? कर लेंगे आप अपने आप। ये लास्ट क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट सभी क्लॉज के लिए है। यस, सभी क्लॉज के लिए, वरना कोई भी प्लानिंग कर लेगा ये तो। ठीक है, ये अपने आप कर लेंगे सर। हाँ, कर लेंगे ना अपने आप। हाँ, सेव तो हो जाता है। कुछ क्वेश्चन में एएलपी और एक ना आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे गाइस। आई थिंक दैट इज द, यस दैट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोल के एक टॉपिक आएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी एक्चुअली एएलपी का एक्सटेंशन ही है।
वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो एएलपी वैल्यूएशन, एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट का साथ में पूछा गया, तो वो मैं अभी कवर नहीं कराऊंगा, वरना फिर क्या होगा, एक पार्ट कवर होगा बाद में कवर नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन एक साथ अपने बाद में टेकअप करेंगे, जब अपना सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला अपने कैलकुलेशन सीख लेंगे उसके बाद अपने करेंगे। ये सब तो हो गया था, मेरे मार्किंग से मुझे दिख रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो। एमटीपी दिसंबर 24। चलो अब मैं आपको एक प्रोविजन है वो बता दूंगा, वो प्रोविजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा, पर ठीक है आज एक बार अपने डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएल लिमिटेड, द एसएससी, has sold goods on 12th January 2024 to X Limited located in notified jurisdictional area। कुछ याद आया? कंपनी ने गुड्स बेचा एक्स लिमिटेड को जो कि एक एनजेए में लोकेटेड है। करेक्ट। तो दिस ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट these two enterprises are associate enterprise or not। ठीक है, कितना में बेचा, ये सेल कितना में किया, 10.5 CR में ये सेल किया। ठीक है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर बीपीएल हैज चार्ज 11.5 करोड़ फ्रॉम जेडी ऑफ न्यूयॉर्क एंड 12 करोड़ फ्रॉम जेजेड ऑफ लंदन। इसी पर्टिकुलर ईयर में बीपीएल क्या किया, इसने सिमिलर ट्रांजैक्शन चार्ज किया, 11.5 करोड़ तो न्यूयॉर्क में चार्ज किया, न्यूयॉर्क से चार्ज किया, और 12 करोड़ उसने चार्ज किया लंदन, यूके में इसने 12 करोड़ चार्ज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है भैया ऐसा क्यों है कि वो 10.5 इस कंट्री से ले रहा है, बाकी से यही गुड्स का वैल्यू का वो 11.5 12 ले रहा है, ऐसा क्यों है भाई? ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज तो ट्रांसफर प्राइसिंग में आ जाएगा, तो इसका एएलपी तो निकालना पड़ेगा, इसका तो एएलपी निकालना पड़ेगा, याद होगा आपको, आर्म्स लेंथ प्राइस निकलेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपको दो आर्म्स लेंथ प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? आपको यहां पे दो आर्म्स लेंथ प्राइस दिया हुआ है, एक 11.5 एक 12, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन आपको दो ऑलरेडी दिया हुआ है, एएलपी 1 एंड एएलपी 2, करेक्ट? आपको दो ट्रांजैक्शन गाइस ऑलरेडी दिया हुआ है, 11.5 करोड़ का एंड 12 करोड़ का, फॉर सेल ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एंड बोथ ऑफ विच आर नाइदर एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ बीपीएल। बोल दिया है, ये दोनों एसोसिएट नहीं है, मतलब ये कंपेरेबल है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, नॉट दे आर सिचुएटेड इन एनजीए, और ना इनके ऊपर कोई ये ना तो एनजीए में है, तो ये टीपी भी इन पे नहीं लगेगा, यानी इस दो ट्रांजैक्शन पे टीपी नहीं लग रहा है, करेक्ट? वाइल सेल टू जेडी एंड जेजेड, ये थोड़ा ध्यान से, जब ये आप 11.5 एंड 12 करोड़ में बेचे, ये था सीआईएफ बेसिस पे। किस पे था? सीआईएफ, यानी इसमें इंश्योरेंस फ्रेट भी है। लेकिन जो आप एनजीए में बेच रहे हो ना, ये एफओबी में है। समझ में आ गया? इसमें भी तुमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा एएलपी निकालने के लिए। which paid ocean freight and insurance amounting to 20 lakhs on purchase from BPL Limited। इंश्योरेंस फ्रेट कितने का है बेटा? 20 लाख रुपया का है, मतलब अगर मैं करोड़ में जाऊं तो 0.2 करोड़, 0.2 करोड़। तो मेरे को बताओ यहां पे अगर दो आर्म्स लेंथ प्राइस है, तो दो आर्म्स लेंथ प्राइस तुमको निकालना पड़ेगा, दो दो निकालना पड़ेगा। 11.5 में तुम 0.2 माइनस करोगे, इसमें तुम 0.2 माइनस करोगे, हाँ कि ना? क्योंकि तुम करेंट ट्रांजैक्शन में तो एफओबी में कर रहे हो, तो तुमको ये वैल्यू एफओबी में लाना पड़ेगा, एफओबी में लाने के लिए इंश्योरेंस फ्रेट हटाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। यहां तक कोई डाउट है आपको? इलेवन 11.8 करेक्ट। अब देखो, इंडिया हैज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ट्रीटी भी घुसाया है विद यूएस एंड यूके। इंडिया का इन दो कंट्री के साथ ट्रीटी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है?
हमें तो भैया इनका ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना है, ये बताओ। इंडिया का बाकी दो कंट्री के साथ ट्रीटी है। एसएससी हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस। बीपीएल जो है वो आफ्टर सेल्स सपोर्ट, आफ्टर सपोर्ट सर्विस देता है टू द ट्यून ऑफ 14 लैक्स, टू द ट्यून ऑफ 14 लैक्स, 14 लाख का आफ्टर सेल सर्विस वो देता है अपने सारे कस्टमर्स को, एक्सेप्ट एक्स लिमिटेड जो एनजे में है, उनको नहीं देता, उनको वो नहीं देता आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस। विच प्रोक्योर्ड द सेम लोकली, विच प्रोक्योर्ड द सेम लोकली एट अ कॉस्ट ऑफ 18 लाख। ये लोग क्या करते हैं, एनजे वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग लोकली सर्विस ले लेते हैं 18 लाख रुपया का, ये बीपीएल नहीं देता। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बीपीएल नहीं देता, ये बीपीएल नहीं देता। क्या लिखा है, एसएससी हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस टू ऑल द कस्टमर्स। मतलब गाइस एक चीज समझ में आ रहा है तुमको, एनजे में वो सर्विस नहीं दिया जा रहा है, बट इनको तो दिया जा रहा है। हाँ, इनको तो दिया जा रहा है। कितना का, 14 लाख का, 14 लाख का दिया जा रहा है, बट इनको तो नहीं दिया जा रहा है ना। तो क्या करना है मेरे को, 0.14 और माइनस करना पड़ेगा, हाँ कि ना। इस 18 का कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग कितना में ले रहे हैं हमको क्या मतलब है उससे। मैं अपने बाकी कस्टमर्स को कितना चार्ज करता हूं मेरे को उससे मतलब है, हाँ कि ना। जब मैं ये प्राइस ले रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट उनका ले रहा हूं, तो मेरे को फंक्शनल डिफरेंसेस में लेस करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो ये हो गया 11.16 और ये हो गया 11.04। यस और नो, हाँ कि ना। तो 11.16 और 11.04। मेरा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा ध्यान से भाई। ये 11.16 और 11.66 मेरा दो आर्म्स लेंथ प्राइस आ गया बेटा, ठीक है। आपको मैं ना नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, whenever you have two arms length, in fact सुनना मेरा बात बेटा, आप मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ें। आपको परसेंटाइल का एक कॉन्सेप्ट याद है, परसेंटाइल, परसेंटाइल भी होता है परसेंटाइल, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रेंज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एज पर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, एक मिनिमम डेटा सेट अगर 6 एएलपीस का हो, कितना, 6 एएलपीस का, मतलब तुमने अलग 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 तरीके से एक मेथड में भी अलग 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 ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, मान लो तुम्हारे इस ट्रांजैक्शन में 5 कंपेरेबल है, 6 कंपेरेबल है, 10 कंपेरेबल है, क्या करोगे भाई, सबको एक बार लो, एक डेटा सेट बनाओ, और उसका एक रूल है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, 35th और 65th परसेंटाइल को आप एएलपी मानिए। विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर क्लास। अभी के लिए बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपका रूल है कि अगर आपका 2 एएलपी आ रहा है, क्या रहा है, अगर आपका 2 आर्म्स लेंथ प्राइस रहेगा, तो एज पर द रूल्स यू विल कैलकुलेट द अरिथमेटिकल मीन, यू विल कैलकुलेट द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस, 2 आर्म्स लेंथ प्राइस। तो अरिथमेटिकल मीन मतलब एवरेज, आपको क्या निकालना होगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा 2 आर्म्स लेंथ प्राइस का, एज पर द रूल्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना था, आपको 11.16 और 11.66 जो 2 एलपी एडजस्टेड आर्म्स लेंथ प्राइस निकला है, उसका आप एवरेज निकालोगे, विच इज कमिंग टू 11.41। लेकिन एनजे को जब आपने सप्लाई किया था तो आपने चार्ज किया था 10.5, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये आपके आर्म्स लेंथ प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी है वो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट दिया नहीं है,
यहाँ पे तुमको खाली बोला है कि तुमको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। तो बेसिकली आर्म्स लेंथ प्राइस इज नथिंग बट योर इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 0.91 पर यूनिट। समझ में आया? खाली ये एक डिफरेंट पॉइंट था इसमें कि अरिथमेटिकल मीन अपने को लेना पड़ेगा। सर क्या लेना पड़ेगा? अरिथमेटिकल मीन। एक बार पढ़ते हैं आंसर। अ ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द पार्टीज is a person located in NGA would be deemed to be an international transaction, and all the parties would be to this international transaction would be deemed to be associate enterprise. Accordingly, all the provisions of transfer pricing will be applicable. Hence, the transaction between BPL and X in NGA could be deemed to be international transaction between associate enterprise. The transactions of BPL with JD and ZZ for identical goods can be considered to be comparable uncontrolled transactions since they are neither associate enterprise of BPL nor they are situated in NJA. Here cup method can be used to determine ALP. ये ध्यान से देखना। Where more than one price is determined by most appropriate method, the cup method in this case, then the arithmetical mean has to be taken in cases where the number of entries in the data set is less than 6. 6 से अगर आपका कम डेटा एंट्रीज होंगे तो वहां पर आप अरिथमेटिकल मीन लोगे। इन दिस केस इट इज ओनली 2। हाउएवर, आपको याद करो बेटा, मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था, एएलपी में 3% का वेरिएशन अलाउड है। एएलपी में 3% का वेरिएशन अलाउड है। तो ये बेनिफिट ऑफ परमिसिबल वेरिएशन जो होगा ना, वो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैंने आपको 94A में पढ़ा दिया था, याद है तुमको कि 94A में तुम्हारा टीपी के सारे प्रोविजंस लागू होते हैं एक्सेप्ट सेकेंड प्रोवाइजो टू 92C। और सेकेंड प्रोवाइजो टू 92C3 ये बोलता है कि बेनिफिट ऑफ 3% ऑफ एडजस्टमेंट विल बी गिवन। मतलब एएलपी से और आपका एक्चुअल वैल्यू से 3% से ज्यादा अगर डिफरेंस नहीं है तो योर एक्चुअल वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द transfer price. The benefit of ALP 3% difference will not be given in such transaction because this transaction is notified under section 94 capital A. तो देखो 94A भी पूछ लिया तुमसे, TP प्रोविजन भी पूछ लिया तुमसे, ALP भी निकलवा लिया तुमसे, अरिथमेटिकल मीन भी निकलवा लिया। ये मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 24 का आया था, आपके एग्जाम में आ सकता है। डन गाइस? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे भी देखो ये मस्त है, एएलपी का भी पूछ लिया, सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। ये मैं आगे के लिए रखूंगा, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा सर, जो मैं नहीं करना चाहता। ये देखो ब्रेन वाला क्वेश्चन है, तो कराया था क्या मैं आपको? एक ब्रेन 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 करवाया था, याद है? ब्रेन सेलम, ये मॉक टेस्ट जून 24 का था, ये सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का है। ये सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कराया था वो सेम यहाँ पर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके। एपीएस अपने कर चुके हैं, थिन कैपिटलाइजेशन तो इनका होता है ना, माई लव है, माई लव। तो ये माई लव हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब आओ क्वेश्चन 15, जबरदस्त है क्वेश्चन 15, तो जबरदस्त है भाई, ठीक है? क्वेश्चन 15 जबरदस्त है। चलो चेक करो एक बार क्वेश्चन 15, करो ये क्वेश्चन 15। दिसंबर 23 न्यू सिलेबस में आया था। क्विक गैस, अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं आज टैक्स सीवियर खत्म करना चाहता हूँ, टीपी का जो एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, प्लीज। अरे यार, अब आपको बेटर दिखेगा, आंसर ही दे दिया था मैं। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर।
बस एक हिंट देना चाहूँगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा आपने कर चुके हैं क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट नहीं आई है। पहले एडजस्टेड मार्जिन निकाल लीजिए, फिर उसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, वो आपका एएलपी बिलेबल वैल्यू आ जाएगा। Once you have completed, tell me. I will show you the answer. If it is matching, you can enjoy. If it is not matching, you have to postpone your enjoyment. हाँ हाँ, ठीक है, दिखाऊंगा दिखाऊंगा, बाकी लोगों को करने दो। मुझे पता है। चलो, दिस इज द आंसर। 9 करोड़ 69 लाख 48,000
एक्चुअल प्राइस चार्ज हुआ 8 करोड़ 64 लाख, डिफरेंस इन प्रॉफिट। ये आपका फाइनल आंसर है। चलो, SDLLP, a foreign company, holds 32% of the voting power in ZX Mumbai। दोनों एसोसिएट हो गए। ZX provides banking related services to its clients and SD is one of such major customers of ZX। तो ZX is basically providing some services to its foreign company। वो services foreign company को दे रहा है, foreign company उसमें उसका एक one of the client है, associate enterprise, ठीक है। During the current year, ZX has billed SD LLP 30,000 मैन आवर्स। 30,000 मैन आवर्स बिल किया गया है एट USD 36 पर मैन आवर। USD यानी 80 इंटू 36 एट द रेट 2880। तो 2880 इंटू 30,000, टोटल बिल हुई 8 करोड़ 64 लाख की। ये इसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहां तक क्लियर है? 8 करोड़ 64 लाख, ये डॉलर में दिया हुआ था, कोई रुपया में करके कर लिया तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। डॉलर का रेट नीचे 80 दिया हुआ है। Direct cost may be taken at $18 per man hour and indirect cost can be taken at $12 per man hour। तो कॉस्टिंग कितना हो गया सर? 18 प्लस 12 30। तो 30,000 मैन आवर इंटू 30 रुपीज पर मैन आवर इंटू 80 रुपीज पर डॉलर, 7 करोड़ 20 लाख। ये आपका कॉस्टिंग है। TY Colombo is also a client of ZX। वो एक अनरिलेटेड पार्टी है to whom similar services are provided at 45% profit to operating cost। 45% profit to operating cost, यानी उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट का 45% वो प्रॉफिट कमाते हैं। उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है? 45%। The following aspects may be noted as the services rendered to SDLLP and TY। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो तुमको बता रहा है। ये सारे डिफरेंसेस है। लास्ट में बोल दिया यूजिंग CPM। CPM मतलब ये जो कॉस्ट है इसमें तुमको ALP GP मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, एक आंसर आएगा। तुमको एक्चुअल बिलेबल वैल्यू पता है, एक्चुअल बिलेबल वैल्यू है 8 करोड़ 64 लाख। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही होगा मेरा डिफरेंस इन इनकम। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज हाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट। अब ALP GP क्या होगा ये अपने देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। 45% इज आवर प्रॉफिट, ठीक है। किसको सर्विस दे रहे हैं? फॉरेन कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। और हमारा सिमिलर हमारे दूसरे क्लाइंट को भी सर्विस दे रहे हैं ZX। तो वी आर द कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर एसोसिएट एंड वन ऑफ द सर्विसेज टू नॉन एसोसिएट। SDLLP गिव्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। SDLP बहुत बड़ा बिजनेस देता है। किसको? ZX को, यानी हमें। तो ZX उनको स्पेशल डिस्काउंट देता है एज पर द मार्केट नॉर्म्स विच मे बी टेकन एज 8% ऑफ द मार्जिन। नॉर्मल क्लाइंट को डिस्काउंट नहीं जाता है। तो नॉर्मल क्लाइंट को जब डिस्काउंट नहीं जाता है तो तब प्रॉफिट तुम्हारा 45% है। जब तुम SD को देता है तो तुम्हारा डेफिनेटली प्रॉफिट्स गिरेगा, तुम्हारा प्रॉफिट्स गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि तुमने डिस्काउंट दिया है। 8% ऑफ 45%, 3.6%। 3.6% मेरा यहां पे प्रॉफिट लेस हो जाएगा, करेक्ट। SDLLP प्रोवाइड सम टेक्निकल सपोर्ट। वही घिसा पिटा। SDLLP क्या कर रहा है? टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है भाई। किसको? वो फॉरेन एसोसिएट इज गिविंग इंडियन एसोसिएट टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द बैंकिंग डोमेन, बट नो सच सपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम TY Inc। तो भैया वो जब सपोर्ट देगा तुम बिल भी कम करेंगे उसको, क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ दिस टेक्निकल सपोर्ट जो दे रहा है वो 10% है भाई, मजाक नहीं है। तो अगेन ये जो आपका 45% जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये इस हमारे केस में लेस होता है क्योंकि हम उसे फैसिलिटी रिसीव करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 10% ऑफ 45%, 4.5%।
ठीक है, थर्ड आओ, SDLLP is given a credit period of only 15 days. SD को क्रेडिट कितना दिया जा रहा है? खाली 15 दिन के क्रेडिट में हम उसको सर्विस देते हैं, 15 दिन में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब टीवाई इंको while that unrelated party TY Inc is given a credit of 45 days, या तो उल्टा हो गया, उल्टा होना चाहिए एक्चुअली। आप देखे तो तुम्हारा जो रिलेटेड पार्टी है उसको तुम ज्यादा क्रेडिट देता, बट यहां तुम्हारा अनरिलेटेड पार्टी है, इसको तुम क्या हो रहा है, ज्यादा क्रेडिट दे रहा है, जबकि कम देना चाहिए था, बट यहां पे उल्टा हो गया। तुम उसको 15 डेज देता है, बट ये तुम उसको 45 कर रहा है। तो ये 45% जो मार्जिन है, इसमें तो ज्यादा रेवेन्यू घुसा हुआ है ना। रेवेन्यू कैसे? क्योंकि यहां पे तुम क्रेडिट ज्यादा दे रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, वैल्यू ज्यादा बढ़ाएगा, बिल ज्यादा बढ़ेगा। बट तुम्हारा जो SDLLP है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, उसमें तुम क्रेडिट बहुत कम दे रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोग के माइंड में सेट होगा कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट देखते ही ऐड कर दो, रट्टा मार के बैठे हम तो रट्टा मार के बैठे हैं। यहां कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लेस नहीं होगा। द इंपैक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड प्रोवाइडेड मे बी टेकन एज 5%। ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है, ये 5% आपको लेना है। तो 5% ऑफ 45% कितना हुआ? 2.25%। बस। तो एडजस्टेड मार्जिन कितनी आ रही है? 34.65% आपका मार्जिन आ रहा है। जबकि सिमिलर ट्रांजैक्शन बाकी कंपनी के साथ तुम कर रहे हो तो 45% मार्जिन में कर रहे हो, तो उनका डिफरेंसेस भी है तुम्हारे एंटरप्राइज के साथ। तो गवर्नमेंट बोलता है, आप बोलते हो कि 34.65 जस्टिफाइड मार्जिन है, तो आपको क्या करना है, अपने कॉस्ट में 34.65 बढ़ा देना है। $9,69,48,000 कॉस्ट प्लस मेथड यही है, पढ़ाया गया था आपको। और आपका एक्चुअल बिल वैल्यू क्या है? 8,64,00,000 ओनली। तुमको ज्यादा बिल करना चाहिए था। कितना का डिफरेंस है? $1,05,48,000। एम आई करेक्ट? यही है क्या? यही है, 1,05,48,000। हाँ 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 हाँ। टेक्निकल सपोर्ट, रिस्क नहीं है ये। SDLLP प्रोवाइड्स सम टेक्निकल सपोर्ट टू ZX। समझो बात को, मेरा कस्टमर मुझे सपोर्ट दे रहा है, मेरा कस्टमर मुझे सपोर्ट दे रहा है बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द बैंकिंग डोमेन। ऑब्वियसली, पढ़ो ठीक से। मेरा कस्टमर मुझे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो इनसे मैं रेवेन्यू ज्यादा कमाता हूं, मुझे रिसोर्सेज ज्यादा डिप्लॉय करने पड़ते हैं, बट इनके प्रति नहीं करना पड़ता है। तो जो ज्यादा मुझे करना पड़ता है वो 10% है। आई होप यू अंडरस्टूड। हम तो हमेशा हिंदी में सोचता है, भाई मेरा जो मातृभाषा है उसमें मेरे को आंसर मिल जाता है। क्लियर है? आराती, कल्पेश, जैनी, मानसी। दिस इज डन। सर ये करेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा क्विक करेंगे गाइस अब। रुपीस। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड पूछा है आज का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो करो।
क्या? हाँ, हो, ट्राई करो। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। आपका सिमिलर इंडस्ट्री का जो प्लेयर है, उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन योर कॉस्ट, आपको वो ऑपरेटिंग मार्जिन अपने केस में अप्लाई करना है बस। आप जैसे जीपी मार्जिन करते हो, इस केस में आपको उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अप्लाई करना है, बस यही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट, याद रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट, आपको वो मार्जिन देखना है। ये 1 SD 55 है, ओके। ये जब बुक फाइनल फाइनल वर्जन आपको मिलेगा तो उसमें ये सब मिस्टेक्स को मैं रेक्टिफाई कर चुका हूँ, थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है। डन। पहले एसोसिएट है कि नहीं आप चेक कर लिए। 1,50,000 सिंगापुर डॉलर, तो 82.5 लाख था, डिवाइडेड बाय 120 लाख। करेक्ट। 68.75% आपका 51% से ज्यादा है, तो दे बोथ आर एसोसिएट, रैंचो इंक एंड रैंचो लिमिटेड भुवनेश्वर, दे बोथ आर एसोसिएट। क्लियर हो गया। रैंचो प्रो इंडिया प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट सर्विसेज टू रैंचो इंक, मतलब वो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहे हैं। रैंचो ने टोटल 30,000 मैन आवर स्पेंड कर दिया फॉर द सर्विसेज रेंडर टू रैंचो इंक, और कितना बिल किया? 80 × 55, सॉरी, ये कॉस्ट इंकर किया इसने, और 85 पर मैन आवर इसका क्या है, बिलिंग है। कुछ याद आ रहा है? तो 80 × 55 कर देंगे हम लोग, 4400, और बिलिंग कितना किया? 85 इंटू, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, डिटेल्ड जो पूरा वो क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो कंपटीशन है वो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, वो आप कर लेंगे। 85 इंटू क्या, 55, 4675 आ रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होगा? 4400, 275 डिवाइडेड बाई 4400, ये हो गया आपका 6.25%। ठीक है, 6.25% ऑपरेटिंग मार्जिन टू कॉस्ट रेशियो, करेक्ट।
अब बोलता है माचो इन भुवनेश्वर विच हैज अ सिमिलर बिजनेस मॉडल प्रोवाइड्स बैकअप, सेम क्वेश्चन अपने आज फर्स्ट किए थे, सिमिलर सपोर्ट सर्विसेज टू पिनांग इन मलेशिया। माचो कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको दे दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बताओ इनका इंडस्ट्री प्रॉफिट क्या है, 100/150 इंटू 100, करेक्ट, 6 पॉइंट 66.67% है सर, समझ में आया। Compute the ALP between Rancho India and Rancho Inc. based on the above data using TNM method। और फर्दर कोई एडजस्टमेंट चाहिए क्या ALP के लिए, तो बस अब कर लो। टोटल कॉस्ट कितना है मेरा, 30,000 मैन आवर्स, राइट, 30,000 मैन आवर्स 4400 के हिसाब से कितना आएगा, 13.2 करोड़। हम डायरेक्ट कर रहा है तो मतलब, हाँ 13.2 करोड़ प्लस ALP, मार्जिन कितना करना है, तो टोटल वैल्यू आ रहा है 22,04,400, करेक्ट, 22,04,400। जबकि आपका एक्चुअल बिलिंग कितना हुआ है, आपका एक्चुअल बिलिंग कितना हुआ है, 14 करोड़ 2,50,000 आ रहा है क्या, आपका एक्चुअल बिलिंग इतना ही होगा, 14 करोड़ 2,50,000। सो डिफरेंस होगा, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ वाह ग्रेट, बिकॉज यू आर अनिकेत, क्लियर है। इजी है भाई, इजी। यस कल्पेश, सॉरी, सेवियर अभी तक आपको दिया नहीं गया है, सेवियर जब अपडेट होगा, अभी अपडेशंस पे है, आपको दे दिया जाएगा, फिर आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ, कौन सा बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। ये 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 हमारे ड्राइव पर है, ड्राइव पे चेक कर लेना। हाँ जो मेल आया था ना, उसमें एक ड्राइव का लिंक है, वो ड्राइव में सारे नोट्स होते हैं। आप टीम से बात कर लेना, अभी क्लास के बीच में वही बात करते हैं, टीम से बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देगी कहाँ मिलता है, ठीक है। हाँ हाँ, चलो ये डन हो गया सर। ये दिसंबर 23 में इस तरह का क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, 94B का, ये भी 94B आया था, ये APA का क्वेश्चन आया था। कुछ आप भी कर लेना भैया घर पे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, जून 23 न्यू में, ठीक है। वैसे तो मैं करा ही दिया हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे बस, ये क्वेश्चन पर मुझे कराने का मन है, ये करो एक बार।
चलो चेक करते हैं कि क्या आता है आपको, क्या नहीं आता है। क्विकली, 2 मिनट्स। याद है रीसेल प्राइस मेथड? ये लेते थे। Suresh engaged in business of selling machineries meant for textile. Imported machinery from South Korea for sale. Imported for 6 lakh and sold the same at 7 lakh. ठीक है। Siraj is engaged in trading in similar type of machine. ये एसोसिएट के बीच में हुआ है। सिराज बोल रहा है ये सिमिलर मशीन बेचता है। वो कितना में खरीदा? 4.5 लाख में खरीदा और 6 लाख में बेचा। करेक्ट। इसका जीपी मार्जिन कोई बोल पाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स होगा। ठीक है, जीपी मार्जिन सेल्स पे होगा, इनटू 100 कितना? 25%। करेक्ट। इस सिचुएशन में अगर हम लोग जीपी मार्जिन लगाए, ठीक है, 7 लाख पे जीपी मार्जिन अगर हम लगाए, कुछ याद आ रहा है? 7 लाख सेलिंग प्राइस है माइनस जीपी 25%, 5 लाख। तो मेरा 5,25,000 आपका नेट प्राइस आना चाहिए एएलपी, जबकि आपका एक्चुअल प्राइस कितना है? 6। तो डिफरेंस इन इनकम 75,000। करेक्ट। आपने ज्यादा 75,000 रुपया ज्यादा पे कर दिया, तो इनकम जो होगा 75,000 से बढ़ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? तुमको बस ये पूछा है कि रीसेल प्राइस मेथड कब लगाते हैं, वो बेसिक थ्योरी था, और उसका ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। तो ये आपका 75,000 पर मशीन है, तो 200 मशीन का एएलपी होगा आपका 150 लाख रुपीस। ठीक है, डन गाइस? हाँ, चलो